सौतेली माँ और अनोखी जादुई मेहंदी। चंदनपुर गांव में मीरा अपनी सौतेली माँ विनीता और बहन नैना के साथ रहती थी। मीरा के माँ के देहांत के बाद उसके पिता नरेश ने विनीता से दूसरी शादी कर ली थी, क्योंकि वे चाहते थे कि मीरा को कभी भी माँ की कमी महसूस ना हो। लेकिन विनीता मीरा से हमेशा सौतेला व्यवहार किया करती थी। उसने घर में आते ही मीरा के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। विनीता सिर्फ अपनी बेटी नैना से ही प्यार किया करती थी और मीरा के साथ हमेशा बुरा व्यवहार करती थी। उसकी बेटी नैना भी मीरा के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। एक दिन नैना मीरा से कहती है, अरे ओ नौकरानी सुन, आज मेरा मछली खाने का मन कर रहा है, इसलिए तू गांव के बाहर जो नदी है वहाँ से मेरे लिए मछलियाँ पकड़ कर ला और फिर उसे अच्छे से बनाकर मेरे कमरे में लेकर आ जाना, समझी? पर नैना, उस नदी में तो बहुत ही खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं और आज तक उस नदी में से कोई भी मछली नहीं पकड़ पाया है, क्योंकि उस नदी के पास जो भी जाता है वह कभी जिंदा वापस नहीं आता है। इसलिए मुझे वहाँ जाने में बहुत डर लग रहा है। और अगर तुम्हारा मछली खाने का इतना ही मन कर रहा है तो मैं तुम्हारे लिए बाजार से मछलियाँ खरीद कर ला देती हूँ। नहीं, मुझे बाजार की बासी मछलियाँ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे तो बस उसी नदी की ताज़ी मछलियाँ खानी है। इसलिए मुझे कुछ नहीं पता कि तू उस नदी से मछलियाँ कैसे पकड़ कर लाएगी, पर मुझे तो आज वही मछलियाँ खानी है, समझी? मीरा को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि जिस नदी की मछलियाँ नैना खाने को कह रही थी उस नदी में बहुत ही भयानक मगरमच्छ रहते थे। लेकिन बेचारी मीरा क्या ही कर सकती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह मछलियाँ पकड़ने नहीं जाएगी तो उसकी सौतेली माँ उस पर बहुत ही अत्याचार करेगी। तभी मीरा रोते हुए उस नदी के पास जाती है और उस नदी के पास बैठकर बहुत रोती है। मैं नैना के कहने पर इस नदी के पास तो आ गई, पर मैं इस नदी से मछलियाँ कैसे पकड़ूं? मैं आज पूरी तरह से फंस गई हूँ और अगर मैं मछलियाँ पकड़कर घर नहीं ले जाऊंगी तो मेरी सौतेली माँ और नैना मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, आप तो सब देख रही हो ना कि वे लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, मुझ पर कितना अत्याचार करते हैं। काश आप मुझे छोड़कर नहीं गई होती तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा होता। ऐसा कहकर मीरा वहीं पर बैठकर रो रही थी। तभी मीरा को वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है और वह आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उस नदी के पास लगे एक मेहंदी के पेड़ से आ रही होती है। सुनो मीरा, मुझे पता है कि तुम्हारी सौतेली माँ और तुम्हारी सौतेली बहन तुम पर बहुत अत्याचार करती है, लेकिन अब तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इसलिए तुम मेरे पैर पर से एक मेहंदी ले जा सकती हो और अगर इस मेहंदी को तुम अपने हाथ पर लगाओगी तो तुम जो भी मांगोगी वह सब तुम्हें मिल जाएगा और तुम इस जादुई मेहंदी से अपना सारा काम भी कर सकती हो। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीरा उस जादुई मेहंदी के पेड़ का धन्यवाद कहती है और उस जादुई मेहंदी की मदद से मीरा उस नदी में से बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेती है और खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ विनीता और नैना इस बात का इंतजार कर रही थी कि कब मीरा की मौत की खबर आएगी। तभी विनीता कहती है, नैना बेटी, तुमने तो आज बहुत ही कमाल का काम किया है, जो उस मनहूस लड़की को उस खतरनाक नदी के पास भेज दिया और अब वो कभी भी वापस नहीं आएगी और अब यह सारी जायदाद हम दोनों के नाम हो जाएगी। फिर हम दोनों माँ बेटी मिलकर इस घर पर राज करेंगे, राज। हाँ माँ, और मैंने सुना है कि उस नदी के पास जो भी जाता है वह कभी वापस लौट कर नहीं आता। तभी मैंने सोच लिया था कि अगर इस मनहूस लड़की से पीछा छुड़वाना है तो उसे उस नदी के पास भेजना ही होगा और फिर मैंने उस मनहूस को
उस नदी के पास जाने के लिए मजबूर कर ही दिया। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी हंस रही होती है। तभी मीरा सही सलामत मछलियाँ पकड़कर घर वापस आ जाती है, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी हैरान रह जाती है। तभी थोड़ी देर बाद मीरा किचन में जाकर उन मछलियों को बनाकर नैना को दे देती है। नैना अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक उस नदी से कोई भी मछलियाँ पकड़कर नहीं ला सका है, तो फिर ये मीरा वहाँ से जिंदा वापस कैसे आ सकती है? कोई बात नहीं बेटी, आज तो ये जिंदा वापस आ गई है, लेकिन इसकी किस्मत रोज ही इतनी अच्छी नहीं हो सकती। अब देखना, मैं इस मनहूस पर कितना अत्याचार करूंगी और इसे खाने के लिए भी नहीं दूंगी। और फिर अगले महीने इसका बाप भी वापस आने वाला है, तो उससे पहले हमें इसका काम तमाम करना ही होगा। इतना कहकर विनीता मीरा को बहुत सारे गंदे कपड़े और गंदे बर्तन धोने के लिए देती है और कहती है, अरे ओ करमजली, ये सारे गंदे कपड़े और सारे गंदे बर्तन एकदम से चमक जाने चाहिए, और उसके बाद तुझे घर की सारी सफाई भी करनी है और फिर हमारे लिए खाना भी बनाना है। इसलिए अपने हाथ जल्दी जल्दी चलाना, समझी? पर माँ, मैं इतने सारे कपड़े और इतने सारे बर्तन इतनी जल्दी कैसे साफ कर पाऊंगी? मीरा की बात सुनकर विनीता को बहुत गुस्सा आता है और वह मीरा को थप्पड़ मारकर कहती है, अच्छा, अब तुझसे इतना भी काम नहीं होता, और आज के बाद तूने मेरे सामने ऐसी नौटंकी की ना, तो मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगी, समझी? अब जल्दी से काम में लग जा। इतना कहकर विनीता वहाँ से चली जाती है और बेचारी मीरा चुपचाप अपने काम पर लग जाती है। तभी मीरा के सामने वह जादुई मेहंदी आ जाती है और वह मेहंदी मीरा से कहती है, अरे मीरा, क्या तुम उस जादुई पेड़ की बात भूल गई? अगर तुम मुझे अपने हाथों पर लगाओगी तो तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हारा सारा काम अपने आप ही हो जाएगा। अरे हाँ, मैं तो ये बात भूल ही गई थी कि अब मेरे पास जादुई मेहंदी है। चलो, अब मैं तुम्हें अपने हाथों पर लगा लेती हूँ, फिर मेरा काम अपने आप ही हो जाएगा और मुझे माँ के ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे। इतना बोलकर मीरा वह जादुई मेहंदी अपने हाथों पर लगा लेती है। मीरा जैसे ही उस मेहंदी को अपने हाथों पर लगाती है, तभी उसके सारे कपड़े और सारे गंदे बर्तन अपने आप ही धुल जाते हैं। तभी मीरा खुश होकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी नैना उसके कमरे में जाकर उससे कहती है, अरे ओ महारानी, माँ ने तुझे इतने सारे गंदे कपड़े और इतने सारे गंदे बर्तन साफ करने के लिए दिए थे और तू बिना उन्हें साफ किए यहाँ अपने कमरे में आराम फरमा रही है। अभी तो रुक जा, आज माँ तेरी ऐसी हालत करेगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। अरे नहीं नहीं नैना, ऐसी बात नहीं है, मैंने अपना सारा काम पूरा कर लिया है। क्या? अरे पर कैसे? ये कैसे हो सकता है? यह सुनकर नैना को बहुत ही आश्चर्य होता है और वो अपने माँ के पास जाकर कहती है, अरे माँ, आपको पता है उस मनहूस लड़की ने सारे गंदे कपड़े और सारे गंदे बर्तन धो दिए। ऐसा कैसे हो सकता है माँ कि कोई इतनी जल्दी इतना सारा काम कैसे कर सकता है? मुझे तो अब दाल में कुछ काला लग रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी इतना सारा काम करना नामुमकिन है। नैना बेटी, तो कह तो बिल्कुल सही रही है, और यह तो उस खतरनाक नदी से भी बचकर जिंदा आ गई थी, और अब इसने आते ही इतना सारा काम इतनी जल्दी कर दिया है। जरूर कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता लगाना होगा। तभी दोनों माँ बेटी पता लगाना शुरू कर देती है। मीरा के पास आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिससे वो अपनी सारी मुश्किलों को आसान करी जा रही है। तभी उसी समय मीरा अपने कमरे में उस जादुई मेहंदी से बात कर रही होती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई मेहंदी, आज तुम्हारी ही वजह से मैं अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के अत्याचारों से बच पा रही हूँ। तुम्हारी वजह से ही मेरे सारे काम अपने आप हो जा रहे हैं। सच में तुम बहुत ही अच्छी हो जादुई मेहंदी। देखा माँ, इसके पास एक जादुई मेहंदी है जिसकी मदद से इसने ये सारे काम किए हैं। अच्छा, तो ये बात है, फिर तो हम भी इस जादुई मेहंदी को अपने हाथ पर लगाएंगे। उसके बाद
यह जादुई मेहंदी हमारी भी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी और इस मेहंदी को हम अपने हाथ पर लगाकर खूब सारे पैसे भी मांग सकते हैं। उसके बाद हम बहुत ही अमीर हो जाएंगे। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी मीरा के पास जाती है और उससे वह जादुई मेहंदी छीन लेती है। तभी मीरा कहती है, अरे नहीं नहीं माँ, आप दोनों इसे अपने हाथ पर मत लगाना, क्योंकि उस पेड़ ने मुझे कहा था अगर कोई लालच की वजह से इस मेहंदी को अपने हाथों पर लगाएगा तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। प्लीज माँ, इस मेहंदी को अपने हाथ पर मत लगाना। अच्छा, तो अब तू बताएगी हमें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चल हट यहाँ से। नैना बेटी चल, तू अभी जल्दी से इसे अपने हाथों पर लगा और इस जादुई मेहंदी से खूब सारे पैसे मांग। तभी जैसे ही नैना उस मेहंदी को अपने हाथों पर लगाती है, नैना वहीं जलकर राख हो जाती है, जिसे देखकर विनीता फूट फूट कर रोने लगती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह मीरा से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे मीरा बेटा, मैंने तेरी बात नहीं मानी और मैंने अपनी लालच में आकर आज अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया और मैं तुझे नहीं खोना चाहती हूँ, इसलिए आज से मैं तुझे सगी माँ के जैसे ही प्यार दूंगी। मुझे माफ कर दे बेटी। विनीता की बातें सुनकर मीरा उसे माफ कर देती है और मीरा को उस जादुई मेहंदी की वजह से विनीता का प्यार मिल जाता है और अब वह विनीता के साथ खुशी खुशी रहने लग जाती है। जादुई सुनहरा घर का जादू। सूरजपुर गांव में कंचन नाम की एक लड़की रहती थी। उसके माँ बाबा नहीं थे, पर उसकी एक छोटी बहन थी रिंकी, जिसकी जिम्मेदारी भी कंचन के ऊपर ही थी। कंचन ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसे कहीं काम नहीं मिलता है। बड़ी मुश्किल से उसे गांव के सेठानी के घर झाड़ू पोछे का काम मिल जाता है और उसी से किसी तरह से कंचन अपना और अपनी बहन का पेट पाल रही होती है। लेकिन बदकिस्मती से सेठ को भी पूरा परिवार के साथ बिलाया जाना पड़ जाता है। कंचन, कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। क्यों मालकिन, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं कंचन, तुम्हारे साहब की विलायत में नौकरी लग गई है और हम सब भी अब विलायत जा रहे हैं। यह सुनकर कंचन बहुत उदास हो जाती है और उदास मन से घर आकर बैठ जाती है। कंचन को उदास देखकर उसकी छोटी बहन रिंकी बोलती है, क्या हुआ दीदी, आप इतनी उदास क्यों हो? दीदी, आपने कहा था इस बार आपको जब सैलरी मिलेगी तो आप मुझे डॉल दिलाओगी। लगता है आप मेरे लिए गुड़िया लाना भूल गई हो, इसलिए उदास हो। हाँ छोटी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए गुड़िया लेकर नहीं आई। कोई बात नहीं दीदी, आप दुखी मत हो, आप मेरे लिए कल गुड़िया ला देना, मैं एक दिन और इंतजार कर लूंगी। कंचन को समझ नहीं आता है कि आखिर अब उसे कहाँ काम मिलेगा। इतनी मुश्किल से तो उसे सेठानी के घर काम मिला था। अगले दिन कंचन काम की तलाश में निकल जाती है। तभी रास्ते में वो देखती है कि एक लड़की अकेले जोर जोर से रो रही है। क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? कोई परेशानी है तो मुझे बोल सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। क्या तुम मुझे ऐसी जगह ले जा सकती हो जहाँ थोड़ी धूप हो? मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। कंचन उसे सहारा देकर एक बगीचे में ले जाती है जहाँ पर धूप ही धूप थी। धूप मिलते ही वो लड़की एक बहुत ही खूबसूरत परी में बदल जाती है। क्या आप तो एक परी हैं? हाँ कंचन, मैं खुशी परी हूँ। मैं यहाँ खेलने आई थी, पर पानी में जाने से मेरे पंख गीले हो गए थे, जिस वजह से मैं उड़ नहीं पा रही थी और मेरी सारी जादुई शक्तियाँ भी चली गई थी। तुमने मेरी बहुत मदद की, तुम एक नेक लड़की हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इतना बोलते ही परी अपनी जादुई छड़ी से एक सुंदर सा तस्वीर मंगाती है। तस्वीर में एक बहुत ही सुंदर सा सुनहरा घर बना हुआ था। परी कंचन को तस्वीर देते हुए बोलती है, कंचन, इस तस्वीर को तुम अपने घर की दीवार पर लगा देना।
अगले दिन जब तुम काम की तलाश में निकलोगी और तुम्हें रास्ते में कहीं ऐसा ही घर दिखे तो तुम उस घर के अंदर जरूर जाना। वहाँ तुम्हें ज़रूरत का हर वो सामान मिल जाएगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत होगी, लेकिन तुम वहाँ से उतना ही सामान लेना जितना कि तुम्हें ज़रूरत हो। अगर तुमने लालच की तो यह सुनहरा घर अचानक गायब हो जाएगा। और हाँ, तुम इस घर की मदद से ज़रूरतमंद लोगों की मदद करोगी तो ये घर तुम्हें हर जगह दिखाई देगा। लेकिन याद रखना, इस घर में अपने साथ किसी को अंदर लेकर मत जाना, वरना यह जादुई सुनहरा घर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ठीक है परी जी। इतना बोलकर परी कंचन को वो जादुई तस्वीर देकर अपने परिदेश लौट जाती है। कंचन भी तस्वीर को लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और उस तस्वीर को घर के दीवार पर टांग देती है और दूसरे दिन काम की तलाश में निकल जाती है। पूरे दिन काम ढूंढने के बाद भी कंचन को कोई काम नहीं मिलता है। तभी उसे अचानक वही तस्वीर वाला सुनहरा घर दिखाई देता है। कंचन घर को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उस घर के अंदर चली जाती है। अरे वाह, यहाँ तो जरूरत की हर चीज है। कपड़े, गहने, खाने पीने की चीजें, खिलौने, यहाँ तो सब कुछ है। पर कोई बात नहीं, मुझे तो बस अपनी बहन के लिए कुछ खिलौने और अपने लिए थोड़ा सा खाने का सामान ही चाहिए। कंचन अपने घर की जरूरत का थोड़ा थोड़ा सामान ले लेती है और अपने घर की ओर चल देती है। घर आकर कंचन रिंकी को खिलौने देती है। दीदी, ये खिलौने तो बहुत ही अच्छे हैं। दीदी, आप बहुत अच्छी हो। आई लव यू दीदी। खिलौना पाकर रिंकी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। एक दिन की बात है, कंचन के पड़ोस में रहने वाली बिमला चाची की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। दवा की दुकान नज़दीक में ना होने की वजह से कंचन सोचती है, काश अगर मेरे पास उस सुनहरे घर का पता होता तो मैं अभी जल्दी से जाकर काकी के लिए वहाँ से दवाई लाकर काकी को दे देती, जिससे काकी जल्दी ठीक हो जाती। कंचन के ऐसा सोचते ही अचानक वो सुनहरा घर उसके सामने दिखाई देने लगता है। वो दौड़कर घर के अंदर जाती है और काकी के लिए दवाई लेकर वापस आ जाती है। इसी तरह कंचन उस दिन के बाद से गांव के सभी जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगती है। उसे जब भी कोई मुसीबत में दिखता, वह उसके लिए उस जादुई सुनहरे घर से सामान लाकर दे देती। इधर कंचन को लोगों की इस तरह से मदद करता देख उसकी सहेली मोना सोचती है, ये कंचन तो कोई काम भी नहीं करती, फिर ये लोगों की इतनी मदद कैसे कर रही है? आखिर इसके पास इतने पैसे और सामान कहाँ से आ गए? मुझे पता करना पड़ेगा। ये सोचकर मोना उसका पीछा करती है। उसका पीछा करते करते मोना देखती है कि कंचन एक घर के अंदर जाती है और वहाँ से बहुत सारी चीजें लेकर बाहर आ जाती है। अच्छा, तो ये बात है। कंचन ये सब इस जादुई सुनहरे घर के जादू से लेकर आती है। आज आने दो इस कंचन की बच्ची को। मैं भी आज उसके पीछे उस घर के अंदर जाकर देखूं तो आखिर ऐसा कौन सा जादू हो रहा है उस घर के अंदर। अगले दिन मोना चुपके से कंचन का पीछा करते हुए उस जादुई सुनहरे घर के अंदर घुस जाती है। घर के अंदर जरूरत की इतनी सारी चीजों को देखकर मोना बहुत ही खुश हो जाती है। इधर इन सब चीजों से बेखबर कंचन जैसे ही घर से अपने जरूरत की चीजों को उठाती है, उसके हाथ लगाते ही चीजें गायब होने लगती है। आखिर ये क्या हो रहा है? ये चीजें अचानक कैसे गायब हो रही है? कंचन समझ जाती है कि उसके साथ कोई दूसरा भी उस जादुई सुनहरे घर में घुस आया है। वह जैसे ही पीछे पलटती है तो पीछे उसकी सहेली मोना खड़ी होती है। और ये क्या, अचानक से वो जादुई सुनहरा घर पूरी तरह से गायब हो जाता है और दोनों एक खुले मैदान में खड़े हुए मिलते हैं। मोना, तुम अंदर कैसे आई? अरे, आने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेती। तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझसे मांग लेती। इस तरह मेरे पीछे पीछे जादुई सुनहरे घर के अंदर आने की क्या जरूरत थी? अब देखो, तुम्हारी वजह से ये जादुई सुनहरा घर गायब हो गया। अब मैं लोगों की मदद कैसे करूंगी? कंचन, लेकिन ये घर गायब क्यों हो गया?
यह एक जादुई घर था जिसमें सिर्फ मैं ही जा सकती थी और मैं ही उसके घर के अंदर से जरूरत का सामान ला सकती थी। पर तुमने ये क्या कर दिया मोना, तुम्हारी वजह से जादुई घर गायब हो गया। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझे ये बात नहीं पता था कि मेरे इस घर के अंदर आने से ये घर गायब हो जाएगा। घर के गायब हो जाने से कंचन बहुत ही परेशान हो जाती है और वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगती है। तभी वो परी आसमान से उतरकर एक बार फिर आती है और कंचन से कहती है, कंचन मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश थी, पर तुम्हारे इस दोस्त के आने से यह जादुई सुनहरा घर गायब हो गया। पर कोई बात नहीं कंचन, अब तुम्हें इस घर की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अब इतनी संपन्न और मेहनती हो चुकी हो और तुम्हारे अंदर इतनी दया की भावना भर चुकी है कि अब तुम्हें कहीं भी कोई भी बड़ी आसानी से काम दे देगा। आखिर तुमने इतने लोगों की मदद जो की है। आप सही कह रही हो जादुई परी, अब मुझे इस जादुई सुनहरे घर की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो मेरे साथ मेरा पूरा गांव है। ठीक है कंचन, हमेशा खुश रहो और खूब मेहनत करो। इतना बोलकर वो परी वापस से अपने परीलोक में चली जाती है। मुझे माफ कर दो कंचन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें किसी से बिना पूछे उसके काम में दखल नहीं देना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने आप पे ही भरोसा रखना चाहिए। आज मेरी वजह से यह जादुई सुनहरा घर हमेशा के लिए गायब हो गया। तुमने बिल्कुल सही कहा मेरी बहन, हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। यह जादुई सुनहरा घर गायब हो गया तो कोई बात नहीं, हमें हमेशा मेहनत करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।